Good morning students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. Now I will teach you chapter 2 reproduction in flowering plants line by line in Hindi. Let's start now. Let's learn. Apomixis and polyembryon. Although seeds in general are the products of fertilization, है ना. सीड्स क्या होता है? जनरली फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है. ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पेशीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस हैव इवोल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, है ना, जिनके कुछ स्पैसेस होते हैं, जैसे एस्टेरेसी या ग्रासेस के जो स्पैसेस होते हैं, इनमें क्या होता है, स्पेशल मैकेनिज्म होता है सीड्स प्रोड्यूस करने का. ये सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है. हाँ, तो जब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस. व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? फ्रूट का जब प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजेशन के बिना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Apomixis जो होता है एक तरह से asexual reproduction, है ना, asexual reproduction का फॉर्म माना जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता. That mimics sexual reproduction. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है. क्यों? क्योंकि इसमें सीड का प्रोडक्शन होता है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर हम एपोमिक्टिक सीड्स की बात करें तो इसमें बहुत से वे हैं डेवलपमेंट के, है ना, लेकिन कुछ स्पीशीज की बात करें जिसमें डिप्लॉयड एक सेल ही फॉर्म्ड होता है, वो भी बिना रिडक्शन डिवीजन के, और इससे क्या होता है, डेवलप एम्ब्रायो के रूप में डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के. इसको समझने से पहले हम जनरली समझते हैं कि जनरली होता क्या है. देखिए, जनरली क्या होता है. जनरली मेगास्पोर मदर शेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n से इंडिकेट किए जाते हैं. ठीक है. इसमें फिर रिडक्शनल डिवीजन होता है. क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा जिसे मियोटिक डिवीजन कहते हैं. जिसे मियोटिक डिवीजन बोलते हैं. ठीक है. रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होंगे, एन से इंडिकेट किया जाएगा. उसके बाद इस मेगास्पोर से, जिसमें हैप्लॉइड थे क्रोमोसोम नंबर, एक शेल का फॉर्मेशन होगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर इसमें भी हैप्लॉइड ही होंगे. ये एक सेल मेल गैमेट से मिलेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा.
जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर चूंकि डिप्लॉयड होता है इसलिए 2n होगा। फिर जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। जनरली ये होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, इस लाइन को समझते हैं जो बोला गया है इसमें। ठीक है, फिर से इस लाइन को देखते हैं। देखिए, इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग शेल is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. तो इसमें क्या होगा? मेगा स्पोर मदर शेल का फॉर्मेशन होगा। मेगा स्पोर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम कंटेन करेगा, 2n के द्वारा इसे इंडिकेट कराएंगे। उसके बाद इसमें होगा माइटोसिस। मियोसिस नहीं होगा बल्कि माइटोसिस होगा। और जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो जो के 13 जाते हैं, है ना, ये हाफ नहीं होते। ठीक है, मियोसिस जब हुआ था तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया था? हैप्लॉइड हो गया था। हाँ, लेकिन इससे मेगा स्पोर मदर शेल में यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो भी डिप्लॉयड होंगे, 2n द्वारा इंडिकेट किए जाएंगे। इससे जब एक सेल बनेगा तो ये भी डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, अब ये एग सेल अब जो ये एग सेल होंगे जो डिप्लॉयड होंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएंगे। एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डिप्लॉयड एग सेल जो होते हैं वो बिना रिडक्शन डिवीजन के, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं उससे रिडक्शनल डिवीजन के बाद मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा। मेगास्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद माइटोसिस हो रहा, मियोसिस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से डिप्लॉयड मेगास्पोर बन रहे हैं और उसी डिप्लॉयड मेगास्पोर से डिप्लॉयड एग शेल बन रहे हैं जो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जा रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ओके, more often as in many citrus and mango, varieties, some of the new cellular cells surrounding the embryo sac start dividing. बहुत सारे सिट्रस और मैंगो जो होते हैं, है ना, क्या होते हैं, बहुत सारे सिट्रस और मैंगो जो वेराइटीज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, न्यू सेलर सेल होते हैं। क्या होते हैं? न्यू सेलर सेल होते हैं जो एम्ब्रायो को कवर किए होते हैं, एम्ब्रायो को चारों तरफ होते हैं, उसको कवर किए रहते हैं, है ना। ये न्यू सेलर सेल ही क्या होते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं, प्रोट्रैक्ट इनटू द एम्ब्रायो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रायोज, और फिर एम्ब्रायो के अंदर ये जाते हैं और एम्ब्रायो के रूप में डेवलप होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इन सच स्पीशीज
ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रायोज, एक एक एम्ब्रायो में बहुत सारे, एक एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रायोज का डेवलपमेंट हो जाता है। Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony। तो कहा जाता है ना, एक सीड में, है ना, क्या कहता है, occurrence of more than one embryo, एक सीड में मान लीजिए बहुत सारे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जब हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रायनी। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये जो न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस जो है इसने एम्ब्रायो को कवर करके रखा है, एम्ब्रायो को घेर के रखा है। न्यूसेलस ने क्या किया, एम्ब्रायो को घेर के रखा है, ठीक है। और इसी न्यूसेलस के पास ये जो सेल डेवलप होते हैं इसे बोलते हैं न्यूसेलर सेल। क्या बोलते हैं, न्यूसेलर सेल। तो ये न्यूसेलर सेल ही क्या होते हैं, है ना, एम्ब्रायो का चारों तरफ घेरे हुए रहते हैं और यही तेजी से क्या होते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं और फिर एम्ब्रायोज के अंदर चले जाते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं, एम्ब्रायो के अंदर चले जाते हैं। तो फिर इसी से क्या होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रायो के डेवलपमेंट होते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रायनी। क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रायोनी, है ना। बहुत सारे यहाँ पे क्या हुआ, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो गया और इसे ही कहते हैं पॉलीएम्ब्रायोनी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रायोनी, ओके। Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. अब देखिए इसे समझते हैं कि हाइब्रिड एक्चुअल कहते किसे हैं, है ना। बहुत सारे फूड होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, है ना, जिसको ज़्यादा बड़े पैमाने पे कल्टीवेट करने के लिए कह सकते हो कि गुड क्रॉप प्रोडक्शन पाने के लिए, है ना, हाइब्रिड वेराइटीज़ का डेवलपमेंट किया जाता है। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी, ठीक है। इस प्लांट में फ्लोरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट फ्लोरिंग कैपेसिटी। और इस प्लांट में बेस्ट डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है। ठीक है। अब दोनों की अगर बात करें तो एक अच्छी क्वालिटी है, ए में बहुत अच्छी फ्लोरिंग कैपेसिटी है, लेकिन इसमें डिजीज बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। प्लांट बी की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, लेकिन इसमें फ्लोरिंग कैपेसिटी बहुत खराब है, फ्लावर अच्छे पैमाने पे नहीं दे सकता, है ना। तो अब ये दोनों हम चाहते हैं कि दोनों कैरेक्टर मतलब गुड फ्लोरिंग कैपेसिटी भी आ जाए और डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी आ जाए, ये एक ही प्लांट में आ जाए। तो क्या करेंगे, इसके बीज और इसके बीज को लेकर क्या करेंगे, हम
फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, इन दोनों प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? सीड प्रोड्यूस होगा, और ये सीड जो है वो हाइब्रिड होगा। कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। फिर इस हाइब्रिड सीड से जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। कैसा है? हाइब्रिड सीड से हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होगा। अब जो ये प्लांट प्रोड्यूस होगा इसमें दोनों कैपेसिटी होंगे, गुड फ्लोरिंग कैपेसिटी भी होगा और गुड डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। है ना? तो दोनों कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे। फ्लावर भी बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे देगा और इसमें जल्दी बीमारियां भी नहीं लगेंगी। ठीक है? कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अब जो हाइब्रिड कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं ये, है ना, ये क्या करते हैं? ये कल्टीवेशन को बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं, है ना। इससे प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे क्या होता है? बढ़ जाता है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड्स इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। एक मेन प्रॉब्लम क्या है कि हाइब्रिड सीड को हर ईयर प्रोड्यूस करना पड़ता है। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर शोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। अगर हाइब्रिड बीज को, है ना, जैसे हाइब्रिड प्लांट का डेवलपमेंट हुआ तो उसके बीज को अगर बोया जाता है तो हाइब्रिड कैरेक्टर ही डेवलप नहीं होता, हाइब्रिड कैरेक्टर के प्लांट डेवलप फिर से नहीं होते, है ना। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड hence the cost of the hybrid seeds become too expensive for the farmers। हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है। कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। ये फार्मर्स के लिए बहुत ही महंगे होते हैं, है ना, इसलिए बार बार इसका उत्पादन करना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए एक बार हाइब्रिड सीड का डेवलपमेंट हो गया, उससे प्लांट का डेवलपमेंट हुआ तो प्लांट हाइब्रिड हुए, लेकिन उस हाइब्रिड प्लांट से जो बीज का प्रोडक्शन हुआ उसे अगर फिर से मिट्टी में बोया गया तो उससे हाइब्रिड प्लांट डेवलप नहीं हुए, है ना। तो क्या है, हाइब्रिड प्लांट को डेवलप करने के लिए हर बार हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा और ये फार्मर के लिए बहुत ही कॉस्टली होता है। If these hybrids are made into apomixed, there is no segregation of characters in the hybrid progeny। अब देखिए यहाँ पे, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो फार्मर्स होते हैं उनको हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने में बहुत खर्च आता है। इसका मतलब जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन होता है टू एक्सपेंसिव होता है। इफ दिस हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, है ना, अगर ये हाइब्रिड्स को किसके द्वारा, एपोमिक्स प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए तो एपोमिक्स होता क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन मेक हाइब्रिड सीड। मतलब हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के हाइब्रिड सीड का
फॉर्मेशन होता है इसे बोलते हैं एपोमिक्स। तो जब एपोमिक्स के द्वारा सीड प्रोड्यूस किए जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, देर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन हाइब्रिड प्रोजेनी। हाइब्रिड जो प्रोजेनी होंगे वहाँ पे कोई कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा और बिल्कुल हाइब्रिड प्लांट, उस बीज, हाइब्रिड प्लांट से जो बीज प्रोड्यूस होंगे वो उससे जब हम उसे बोएंगे तो उससे बिल्कुल हाइब्रिड प्लांट ही मिलेंगे। इस वजह से है ना हाइब्रिड प्लांट ही हमें हाइब्रिड प्लांट्स ही हमें मिलेंगे अगर एपोमिक्स प्रोसेस के द्वारा प्रोडक्शन किया जाए, तो प्रोड्यूस किया जाए, बीज को क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, तो हाइब्रिड ही कैरेक्टर मिलेंगे। Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year। और इस तरह से फार्मर क्या है, उसी हाइब्रिड सीड से है ना नए क्रॉप का डेवलपमेंट प्रत्येक साल कर सकते हैं, उन्हें फिर से हाइब्रिड सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एपोमिक्स प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट का डेवलपमेंट होगा उससे हाइब्रिड सीड ही प्रोड्यूस होंगे और हर बार हाइब्रिड सीड उससे प्रोड्यूस होंगे। इससे बार बार किसान लोगों को कि है ना हाइब्रिड सीड का क्या करना पड़ेगा, परचेज नहीं करना पड़ेगा। Because of the importance of apomixes in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and to transfer apomictic genes into hybrid varieties। है ना एपोमिक्सिस के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए है ना हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज में है ना बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, लेबोरेटरीज में किए जा रहे हैं ताकि जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस को समझा जा सके एंड ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन को है ना हाइब्रिड वेराइटीज में ट्रांसफर किया जा सके। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।